वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने बीपीएससी सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के बारे में। और पिछले सेशन में जैसा कि हम लोगों ने जो चर्चा किया था सेकेंड पेपर के ही सेकेंड सेक्शन के बारे में, जो पिछला हमारा सेशन था वो हम लोगों ने रीजनल प्लानिंग पर किया था। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने चर्चा डिस्कशन किया था। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे संसाधन और उद्योगों के बीच संबंध को लेकर के। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया, हेडिंग है उद्योग एवं संसाधन के बीच अंतर संबंध। ठीक है, पहले और इससे संबंधित बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की जब भी तैयारी करें, हालांकि बीपीएससी ही नहीं, जो भी परीक्षाएं होती है उसके प्रश्न पत्र को जरूर देखना चाहिए। और बीपीएससी में तो निश्चित रूप से जो प्रश्न आए हैं उसको हल करके ही जाना है। बीपीएससी वाले तो करते ही करते हैं, बीपीएससी को उसी दायरे में तैयारी करना है जो कि प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है उद्योग और संसाधन के बीच अंतर संबंध से। और ये 63 जो 63 बीपीएससी थी उसमें क्वेश्चन था। मैं देख लेता हूं, प्रश्न पढ़ देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्र में ही स्थापित हो पाए हैं। इसके कारणों की व्याख्या करें। जो किसी विशेष क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने का उद्योग का मतलब होता है मेजर इंडस्ट्रीज, इंग्लिश इसको बोलते हैं मेजर इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं और कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित कुछ कारणों की व्याख्या करना है एवं भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। ठीक है, बुनियादी उद्योग का मतलब यहाँ पर होता है की इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज, इसी को हम लोग बोल देते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज या बेसिक इंडस्ट्रीज। इस प्रश्न के दो खंड हैं। एक में बात कर रहा है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में और दूसरे की बात कर रहा है की इंडस्ट्रीज के बारे में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज अलग अलग है, ये ध्यान रखेंगे। बीपीएससी के में लोगों को जीएस सेकेंड पेपर में नहीं आने का मुख्य कारण ये है कि पॉलिटी खूब बढ़िया से कर लेते हैं, हिस्ट्री भी कर सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन पर अच्छा ध्यान नहीं दे पाते हैं। साइंटिफिक भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन इसको ठीक से कीजिए, नंबर अच्छा आएगा। तो मेजर इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल और की इंडस्ट्रीज का इसके बारे में बात करेंगे। और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में मैं इसकी चर्चा करूंगा। अगर इस क्वेश्चन के संदर्भ में चर्चा कर लिया तो आप समझ तय मानिए कि उद्योग के संबंधित जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे उसका रास्ता आपका यहीं से निकलेगा। हालांकि जो मैं चर्चा करूंगा ये पूरे तरीके से इस क्वेश्चन के इस प्रश्न का तो हल रहेगा ही रहेगा, इस जो चर्चा करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ अन्य डायमेंशन भी होंगे कि जिसमें कि आप प्रश्न अगर कुछ आता है हट करके आता है तो कर लें। तो आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। और प्रश्न क्या अगर हल करने से पहले इसमें से इस अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के अनुसार जवाब तब मिलेगा जब हम कुछ बेसिक बातों को समझ लें। तो बेसिक बातों को समझने का मतलब ये है कि हम उद्योग और संसाधन के बारे में समझे कि उद्योग क्या और संसाधन क्या है। तो पहले हम बात करते हैं संसाधन के बारे में कि संसाधन क्या होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। संसाधन जिसे अंग्रेजी में रिसोर्स बोलते हैं, रिसोर्स। संसाधन जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसोर्स। रिसोर्स है क्या, संसाधन है क्या। रिसोर्स की जिमरमैन ने परिभाषा दी है। जिमरमैन एक भूगोलवेत्ता है, जिमरमैन। ठीक है। और जिमरमैन की जो परिभाषा दी गई है उससे यूएनओ ने भी समर्थन दिया है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने भी समर्थन किया है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन वह है जो मानव की आवश्यकताओं के साथ साथ इच्छाओं की भी पूर्ति करता है। जो मानव की आवश्यकताओं के साथ साथ इच्छाओं की भी पूर्ति करता है। इच्छाओं की भी पूर्ति करता है। ठीक है, उससे हम लोग संसाधन बोल देते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है,
अब आवश्यकता और इच्छा दोनों अलग अलग है, दोनों का मतलब आवश्यकता क्या है, इच्छा क्या है, दोनों अलग है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए। अब इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक जब बात होगी तो हम लोग करेंगे। ठीक है, आवश्यकताओं के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति करता है, उससे हम लोग संसाधन कह देते हैं। संसाधन को कई वर्गीकरण किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर गुण की दृष्टि से संसाधन को गुणात्मक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। गुणात्मक दृष्टिकोण से ये बेसिक इंफॉर्मेशन ये समझना जरूरी है, ऐसा गुणात्मक दृष्टिकोण से। ठीक है, संसाधन को गुणात्मक दृष्टिकोण से 5 गुणात्मक दृष्टि से वर्गीकरण, 5 वर्गीकरण है, इसके 5 प्रकार है। ठीक है, पहला जो वर्गीकरण है वो है भूमि संसाधन। फर्स्ट है भूमि संसाधन, दूसरा है जल संसाधन, तीसरा है उसे हम लोग बोल देते हैं जैविक संसाधन, जैविक संसाधन। चौथा है उसे बोलते हैं खनिज संसाधन, और 5 उसे बोलते हैं सांस्कृतिक संसाधन। ठीक है, भूमि संसाधन जब बात करते हैं तो भूमि संसाधन के बारे में मृदा का वर्गीकरण आप पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पीट मृदा, ये सारी मृदा एक प्रकार तो क्या हो जाएगा, भूमि संसाधन में है। इसी प्रकार से बात करते हैं जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, लवणीय क्या है, स्वच्छ जल क्या है, एक जल संसाधन टॉपिक हमारा रहेगा ज्योग्राफी में। ठीक है, बात करते हैं जैविक संसाधन के बारे में। जब जैविक संसाधन के बारे में बात करते हैं तो जैविक संसाधन को कई भागों में फिर वर्गीकृत किया गया है, जो कि बहुत जरूरी है समझना इसको। पहला है मानवीय संसाधन, मानव संसाधन। अगला है पशु संसाधन, अगला है मत्स्य संसाधन, और अगला है वन्य संसाधन। मानव संसाधन, पशु संसाधन, मत्स्य संसाधन एवं वन्य संसाधन, ये किसके प्रकार है, जैविक संसाधन के। ठीक है, खनिज संसाधन की जब हम बात करते हैं तो खनिज संसाधन को भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये है ऊर्जा संसाधन, धात्विक संसाधन, अगला है अधात्विक संसाधन, और सांस्कृतिक संसाधन तो है जो भी रिलीजियस प्लेस होते हैं, टूरिस्ट प्लेस होते हैं, ट्रेड फेयर से संबंधित प्लेसेस होते हैं, वो सब सारा के सारा हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट से जो भी सब है, मोन्यूमेंट्स है, वो सारा के सारा सांस्कृतिक संसाधन में आते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक संसाधन की छोटी सी रूपरेखा प्रस्तुत की है। चूंकि ये प्रश्न सीधे इस प्रश्न के सीधे में नहीं लिखना, लेकिन आपको संसाधन की समझ होनी चाहिए, क्योंकि संबंध आपका संसाधन एवं ऊर्जा से है, ये संसाधन और उद्योग से है। तो इसमें हमें इस प्रश्न में बात करना, इसी संसाधन के बारे में बात करना, किसके बारे में है, खनिज संसाधन के बारे में है। यहाँ पे उद्योग और संसाधन में चूंकि बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में बात किया है, या किसके बारे में जो की इंडस्ट्री के बारे में बात किया है, वो सारा के सारा कैसे संबंधित है, खनिज संसाधन से है। ठीक है, तो ये था संसाधन के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं उद्योग के बारे में, कि उद्योग को देखेंगे कि उद्योग क्या होता है, और उद्योग का वर्गीकरण भी देखेंगे, क्योंकि उद्योग का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे के बारे में, अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि इसके अलावा भी जो क्वेश्चन दिया बात आगे भी करें, और साथ साथ इसका भी आंसर मिल जाए। तो आइए पहले देखते हैं उद्योग के बारे में। उद्योग को जब हम परिभाषित करते हैं, संसाधन के तौर पर परिभाषित कर लिया, उद्योग क्या है, उद्योग वो है जो प्राथमिक जो प्राइमरी सेक्टर होता है, वहां से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने यानी क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, मूल्यवर्धन होता है। प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त उत्पाद का जिस सेक्टर के द्वारा मूल्यवर्धन किया जाता है,
वो हमारा उद्योग होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है उद्योग। और उद्योगों का वर्गीकरण जो है कई आधारों पर किया गया है। जब इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो देखिए कितना वर्गीकरण है। एक है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा है उत्पादों के उपयोग के आधार पर, तीसरा है निर्मित उत्पादों के प्रकृति के आधार पर, चौथा है कच्चे माल के आधार पर, और पांचवा है श्रम एवं निवेश के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। और सभी आधारों पर किए गए वर्गीकरण को हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, मेंटल मैप पे सारी बातें क्या छप जानी चाहिए। तो पहला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जब उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के हैं। सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग, व्यक्तिगत सेक्टर के उद्योग, मिश्रित एवं सहकारी सेक्टर के उद्योग, और चौथा है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। जब हम बी उत्पादों के उपयोग के आधार पर, उत्पादन के उपयोग के आधार पर उद्योग को, जैसे कि मूल पदार्थ मतलब बेसिक गुड्स इंडस्ट्री, मूल पदार्थ उद्योग सब में लगेगा, इस सब में उद्योग लगे रहेंगे। ठीक है, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और उपभोक्ता पदार्थ उद्योग, मतलब कि बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। अब जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में देखा था बीपीएससी की 63rd में आया हुआ था, मैंने कहा कि रेफरेंस पॉइंट इस टॉपिक के डिस्कशन का, रिसोर्स और इंडस्ट्री के डिस्कशन का रेफरेंस पॉइंट हमारा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ डायमेंशन कई होंगे। तो वहां पर सब था मूल उद्योग के बारे में। तो मूल उद्योग का मतलब यहाँ पर है यही मूल उद्योग के बारे में, उत्पादों के उपयोग के आधार पर जो वर्गीकरण को शामिल किया गया है। इसको हम लोग अंग्रेजी में बेसिक और इसी को की गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, अच्छा इसको मूल पदार्थ उद्योग या बेसिक गुड्स या की गुड्स इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, या इसे किसे कहा जाता है? ये मूल पदार्थ उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके द्वारा उत्पादित उत्पाद का उपयोग दूसरा उद्योग कच्चे माल के रूप में करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, इस एग्जाम्पल के तौर पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज सबसे सुंदर उदाहरण है। आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज सबसे सुंदर उदाहरण है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो आयरन प्राप्त होता है, स्टील प्राप्त होता है, उसका हम विभिन्न पदार्थों के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में करते हैं। उसी प्रकार से कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो कॉपर बनता है, उस कॉपर का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद के निर्माण में किया जाता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट द्वारा एल्युमिनियम में जो उत्पादन होता है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री जो है अपने लिए कच्चे माल के तौर पर करती है। मतलब इनके द्वारा जो उत्पाद होता है वो दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होता है। ये क्वेश्चन का था, बाकी है। ठीक है, इसके बाद निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पर, इसमें है धातुकर मेटलर्जी इंडस्ट्रीज, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक एवं संबद्ध उद्योग, वस्त्रोद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संचार उद्योग। ठीक है, इसको हम लोग बांटे हैं 8 भागों में बांटा गया है। और कच्चे माल के उपयोग के आधार पर, जो कच्चा माल उपयोग होता है उसके आधार पर, पहला कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। एक कच्चे माल पर के आधार पर कारखानों का वर्गीकरण है। और श्रम एवं निवेश के आधार पर आधारित उद्योग की बात करते हैं, बृहद उद्योग जो क्वेश्चन था चर्चा हम लोग किया था, एक तो की था यहां से लिया गया था उत्पादों के उपयोग के आधार पर, और एक जो क्वेश्चन में शामिल किया था श्रम और निवेश आधारित उद्योग के बारे में। चूंकि क्वेश्चन में था बृहद की उद्योगों का भारी उद्योग, बृहद स्तरीय उद्योगों का वर्गीकरण कुछ विशेष जो भौगोलिक प्रदेशों में ही हुआ है, क्यों उसकी चर्चा करना हमें, उसी के हम एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तो श्रम एवं निवेश आधारित उद्योग में पहला है बृहद उद्योग, दूसरा मध्यम उद्योग, लार्ज इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री बने कुटीर उद्योग। तो बृहद स्तरीय उद्योग जो है इसी के बारे में पूछा है क्वेश्चन में। और बृहद स्तरीय उद्योग वो होते हैं जहां पर 10 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश होता है, वो उद्योग होते हैं जहां पर 10 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश होता है, उसे लोग बोलते हैं बृहद स्तरीय उद्योग। इसका समय समय पर सरकार जो है अपना क्राइटेरिया निवेश का तय करती है, कौन कि बृहद उद्योग का निवेश की क्या सेवा होगी, मध्यम की क्या होगी, लघु क्या होगी और कॉटेज इंडस्ट्री की क्या होगी। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन हमारा कहाँ से, यहाँ से है और मूल पदार्थ यही क्वेश्चन में शामिल है। बाकी आपको रिकर्व ध्यान में रखना है, कभी भी किसी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा इसको। अब जब उद्योग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो बृहद स्तरीय उद्योग का हम एग्जाम्पल के तौर पे जहां 10 करोड़ से अधिक का है, तो जितना हम लोगों ने की इंडस्ट्रीज के नाम लिए हैं वो बृहद स्तरीय उद्योग में शामिल होंगे। अलग बात है कि की इंडस्ट्रीज तो है ही, इसके साथ साथ बृहद स्तरीय उद्योग भी में आते हैं। इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन संबंधित जो है, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज जो है वो सब के सारे क्या है, लार्ज स्केल। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, वो सारे के सारे क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इनमें 10 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश हुआ है। ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन और था इंडस्ट्री और रिसोर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन कौन सा, जो क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत में रखा था आपने। तो जैसा कि 63वीं बीपीएससी सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन में क्वेश्चन आया हुआ है कि बड़े पैमाने के उद्योग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही अवस्थित हैं, क्यों, इसकी व्याख्या करें। तो बहुत सारा इसका आंसर होता है कि मिले आपको कि सिर्फ भौगोलिक सिर्फ जो है उद्योगों की स्थापना कारक दे दिए हो और आंसर को कंप्लीट कर दिया हो। 10-15 जो भी पॉइंट है या 5-6 जो भी पॉइंट वो लिखा के कारक किए हैं और उसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन के प्रथम हिस्से के जो क्वेश्चन उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कि भारत के प्रमुख बड़े उद्योग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में क्यों स्थापित है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी कारक को ही लेकर चलेंगे, लेकिन हम लोग बहुत सारे कारक की बात नहीं करेंगे, 2 कारक की बात करेंगे, वही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी जो है पूरी तरह से मैथमेटिकल और बहुत साइंटिफिक तरीके से होता है। इसको बहुत ज्यादा भाषा के रूप में लिखने की कोशिश कीजिएगा तो नंबर आएगा नहीं, इसी वजह सेकेंड सेक्शन में नंबर आता नहीं है। इसको लिख सकते हैं लेकिन नंबर उसका आने वाला नहीं है। आपको नंबर तभी आएगा जब आप उसको डायग्राम के द्वारा और फैक्ट और फिगर के साथ इसको रखते हैं, ठीक है। और इंडिया का मैप बनाना कोई कठिन काम नहीं है। आप ऐसे, कितना आसान काम होता है इंडिया का मैप बनाना। ऐसे खींचिए, इसके बाद ऐसे खींच दीजिए, इसके बाद ऐसे खींचिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे बना के जो भी जिस प्रकार से हो, ठीक है, ऐसे चले जाइए। अब आप ट्राई कीजिए, बन जाता है आसानी से, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि भारत के बृहद पैमाने के उद्योग मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में क्यों अवस्थित है। जो मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, कोई भी इंडस्ट्री जो होती है उसको हम 2 भागों में कच्चे माल के उपयोग के आधार पर बांट सकते हैं। एक सिद्धांत है वेबर का, लेकिन उनके नाम नहीं करेंगे तभी हम लिख सकते हैं कि 2 प्रकार से रिवाइज, क्योंकि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें 11th की एनसीईआरटी 12th की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। और ये एनसीईआरटी में इस चीज का मेंशन किया हुआ है। एनसीईआरटी में जो मेंशन है, ये पूरी संभावना है कि आपके कमीशन के एग्जाम में उन कॉन्सेप्ट्स और शब्दों से प्रश्न रहेंगे। तो नहीं जानते हैं तब भी इस बात को जानिए कि जो कच्चे माल होते हैं वो 2 प्रकार, वेबर ने बात को रखा था और विश्व के सामने, और उन्होंने कहा था कि कच्चे माल 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध कच्चा माल, दूसरा एक वजन ह्रास वाला। शुद्ध कच्चा माल वो होता है जिसका कि प्रोसेसिंग के बाद भी जो प्राइमरी सेक्टर में उसका उत्पादन हुआ, जैसे कि कॉटन का प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में जब ले जाते हैं उसका प्रोसेसिंग करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी कि उस कॉटन से धागा बनाते हैं या रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं, तो उसमें कॉटन जो उत्पादन हुआ प्राइमरी सेक्टर में और रेडीमेड गारमेंट या थ्रेड या जो भी हम धागा बनाते हैं उसके कुल वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं और सेकेंडरी सेक्टर में जो कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं उसके वजन 5 kg है तो 5 kg है, 10 kg है 10 kg है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको हम लोग बोल देते हैं शुद्ध कच्चा माल। जैसे कि वस्त्रोद्योग में ही होता है। आप तो इस प्रकार के वस्त्रोद्योग जो है कारखाना कहीं पर भी लग सकते हैं। जब वजन कम नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, तो कहीं पर भी लगा सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरा होता है वजन ह्रास कच्चा माल। वजन ह्रास वाले कच्चा माल वो होते हैं कि जो उत्पादन जब होता है प्राथमिक सेक्टर से उसका तो उत्पादन हो गया, जैसे कि लौह अयस्क का हम लोगों ने खनन कर लिया, कोयले का खनन कर लिया, लेकिन जब उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में ले जाते हैं, कारखानों में ले जाते हैं और वहां लौह इस्पात का उत्पादन अगर कर रहे हैं तो वहां पर
जितना उत्पादन होता है फाइनली सेकेंडरी सेक्टर में लौह इस्पात से जितना उत्पादन होता है उसका वजन क्या होता है, जो कितना इनपुट जिसकी तुलना में काफी कम होता है उसको बोलते हैं वजन ह्रास। जैसे कि वजन ह्रास को एग्जाम्पल में लौह इस्पात, इसे बहुत सारे आयरन ओर लगते हैं, कोयला लगता है, डोलोमाइट लगता है, बहुत सारा लगता है चीज। सीमेंट में भी वही है, सीमेंट में भी हम लोग क्या होता है वजन ह्रास का हो जाता है। गन्ना भी क्या होता है वजन ह्रास है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम, नहीं सीमेंट बढ़ा दिए, सीमेंट नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, तो वजन ह्रास हो गया। इसके बाद गन्ना में भी क्या होता है, गन्ना के जब उत्पादन करते हैं तो गन्ने का जो शुगर केन होता है उसकी तुलना में चीनी के उत्पादन या गुड़ के उत्पादन कम होता है। एल्युमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, ये ऐसे उद्योग हैं जिसमें कि ये सब सारे के सारे वजन ह्रास उद्योग हैं। जैसे कि एक टन स्टील के उत्पादन में एक टन स्टील के उत्पादन में 1.6 टन लौह अयस्क, 0.5 टन कोक, 0.25 चूना पत्थर और 2 टन वायु हवा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबका। आप देख लेंगे इसको मिलाते हैं हम लोग तो लगभग ये आपके 19 टन के आसपास ये पहुंच जाता है। उतना अगर उत्पादन हम कंज्यूम करते हैं उसके बदले में सिर्फ 1 टन का उत्पादन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 1 केजी एल्युमिनियम के उत्पादन में देखिए 1.9 केजी यानी 2 केजी क्या होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 50 ग्राम क्रायोलाइट का, 200 ग्राम एल्युमिनियम फ्लोराइड का, 50 ग्राम 500 ग्राम कार्बन का और 15 किलोवाट घंटा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, ठीक है, कितने में 1 केजी एल्युमिनियम के उत्पादन में। आप समझ सकते हैं कि ये भी वजन ह्रास है। उसी प्रकार से कॉपर भी है, 10 ग्राम कॉपर के उत्पादन में 1 टन कॉपर और इसके साथ अन्य कच्चा माल लगते हैं। ये सारे के सारे देखने से लग रहा होगा कि सब क्या है वजन ह्रास है। इनका वजन कच्चा माल की तुलना में इनका वजन क्या हो रहा है बहुत ज्यादा घट जा रहा है। तो जो वजन ह्रास उद्योग होते हैं उनको जहां पर एक कच्चा माल प्राप्त होता है वहीं पर इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है, वहीं पर, ये दूर नहीं जाएगा। क्योंकि इसलिए कि अगर मान लीजिए कि आप अगर पटना में रह रहे हैं और आपको पटना में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना करना हो और आप बोकारो आप दुर्गापुर से या झरिया से कोयला यहाँ ला रहे हैं तो कितना लागत बहुत अधिक हो जाएगा, चूंकि यहाँ लाएंगे लागत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम झरिया में ही या धनबाद में ही अगर हम लौह इस्पात कारखाना स्थापित कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा लागत आयरन स्टील का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो वहां से हम पटना ला रहे थे, आप कोयला ला रहे थे या आयरन या डोलोमाइट ला रहे हैं, वो परिवहन लागत हमारी बढ़ जाएगी। तो परिवहन लागत घट जाएगा तो अपने आप उत्पादन लागत भी कम हो जाता है। इसीलिए जितने भी वजन ह्रास वाले उद्योग हैं वो कच्चे माल के क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़े। एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं बात करता हूँ एक शुद्ध कच्चा माल वस्त्रोद्योग जो है, मैंने कहा कि ये वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी स्थापित हो सकते हैं। लेकिन भारत में देखा जाता है कि भारत में हालांकि वस्त्रोद्योग पूरे भारतवर्ष में बिखरे हुए हैं, लेकिन इनका मैक्सिमम कंसंट्रेशन वही है जहां पर कि ब्लैक सॉइल उपलब्ध है। जहां पर ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं वहां पर वस्त्रोद्योग का सर्वाधिक उत्पादन या धागा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जैसे हम अगर गुजरात की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, ये टॉप पे जाते हैं। जो टॉप पर चलते हैं क्यों, चूंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ठीक है कि कानपुर हमारा है, उत्पादन होता था कभी, लेकिन आज की तारीख में कानपुर की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं, तो अब मैंने कहा कि जैसे कि कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हमें संसाधन की एक समझ होनी चाहिए। ये हमने थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, मुझे बनाते हुए ही आपको दिखाना चाहिए था। खैर ये जो है ये हमने दिखाया है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये देखिए ये हमने यहाँ पर ये जो दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये क्या है मैं बना दे रहा हूँ, ये ऐसे जो बनाया है मैं फिर बना दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। और हमारा पेनिनसुलर इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड का भाग है तो यहाँ पर मिनरल में काफी रिच है, ठीक है। लेकिन इस गोंडवाना लैंड में भी सभी जगह हैवी मटेरियल का कंसंट्रेशन नहीं है। इसके उत्तरी पूर्वी भाग, पूरे गोंडवाना में पाया जाता है, लेकिन इसके उत्तरी पूर्वी भाग में नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन,
इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो रीजन, ये हमारा अरावली का भाग जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो रीजन हो गया। इसके बाद साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन, यहाँ पर ये है, यहाँ पर हैवी मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में, बड़ी संख्या में इनका कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन में जब बात करते हैं तो ये जो है इसके अंतर्गत छोटनागपुर का पठार या ये झारखंड कर सकते हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका विस्तार है, यहाँ पर लौह अयस्क, आयरन और कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अवरक आदि खनिज पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो रीजन की बात करते हैं, उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो ये अरावली के अगल बगल का ही भाग है। अरावली जहां पर विस्तार रखता है वहीं पर ये रीजन है, जिसे गुजरात और राजस्थान में इसका विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर, जिंक, लेड की संसाधन की बहुलता है। इसी प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी की जब हम देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी ये साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर क्या, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, गोवा में, तमिलनाडु में, केरला में पाया जाता है। और यहाँ पर फेरस मेटल का भी है, बॉक्साइट भी पाया जाता है। अब यहाँ पर लौह अयस्क मुख्यतः जो है गोवा में पाया जाता है, कर्नाटका में भी कुछ हद तक पाए जाते हैं, लेकिन गोवा में प्रमुखता से पाया जाता है। तो ये हमारे संसाधन हो गए, खनिज संसाधन। तो ये जो खनिज संसाधन है, इन्हीं संसाधनों यहीं पर क्यों, यही अब बात करेंगे, यहाँ पर जितने भी एल्युमिनियम के बारे में कारखाना हुआ या फिर कॉपर के कारखाने हैं इसी रीजन में स्थापित। ये हमने मैप इसलिए बनाया है कि यहाँ पर हम इंडस्ट्री को दिखा देंगे, देखिए एल्युमिनियम का यहाँ पर और कॉपर का है, ठीक है। इसी प्रकार से हम तमिलनाडु और कुछ भाग में एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन स्टील के दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन स्टील जो हैवी इंडस्ट्री जो वेट लॉस करती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आयरन और कॉपर और एल्युमिनियम के दिखा देंगे। और यहाँ पर झारखंड के वाले भाग में भी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो रीजन के बारे में भी यहाँ पर भी कारखानों को दिखा देंगे। तो ये कारखाने को दिखाएंगे, कारखानों को जब दिखाएंगे कि इन्हीं क्षेत्रों में अवस्थित है, क्यों अवस्थित है, चूंकि यहाँ पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं, ये खनिज पाए जाते हैं, और ये खनिज जो है काफी वजनदार होते हैं। और इन खनिजों का, इन खनिज क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं, ये आयरन, स्टील या फिर कॉपर या एल्युमिनियम जो भी, इसलिए पाए जाते हैं कारखाने, चूंकि ये वजन ह्रास वाले कच्चे माल का यूज करते हैं। और इसी वजह से ये जो विशेष क्षेत्र में ही इन कारखानों की स्थापना हुई है, क्योंकि अगर दूर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी लागत बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक तो वजन ह्रास लाभ लेते हैं इसके बारे में, वस्त्र उद्योग के बारे में। वस्त्र उद्योग के बारे में देखिए, ये जो हमने दिखाया है ये ब्लैक सॉइल के बारे में है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री का पूरा संबंध जो है ब्लैक सॉइल से है। हालांकि हमने वस्त्र उद्योग लिखा है, लेकिन ये मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग से ही है। तो देखिएगा कि यहाँ पर वजन ह्रास का उद्योग नहीं, वजन इसमें पूरा वजन सेम रहता है, कहीं फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो खेत से लेकर के कारखाना तक वजन पूरा समान होता है, कॉटन जो होता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में इसका संकेंद्रण क्यों अधिक है, विशेष भौगोलिक क्षेत्र में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं और यहाँ पर कुशल श्रमिक पाए जाते हैं। और यहाँ की जलवायु जैसे अनुकूल नहीं होने के बाद भी इलेक्ट्रिक सब इतनी अच्छे प्रकार से है कि यहाँ पर कृत्रिम आर्द्रता को मेंटेन किया जाता है। इसके साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है, कच्चे माल के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उद्योगों को किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में संकेंद्रण का कारण है। हालांकि वस्त्र उद्योग इस क्षेत्र में ज्यादा संकेंद्रित है, इसका मतलब कि हालांकि इसका विस्तार पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु वाले भाग में बहुत ज्यादा इसका संकेंद्रण देखने को मिलता है, इसलिए कि ये यहाँ पर ब्लैक सॉइल का उपलब्धता है और ब्लैक सॉइल की उपलब्धता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, इन ऐसी कंपनियों को बीमा और इन्वेस्टमेंट की अच्छी सुविधा हो जाती है, इसीलिए इस प्रदेश में ये संकेंद्र ज्यादा देखने को मिलता है वस्त्र उद्योग का, खासतौर पर सूती वस्त्र उद्योग का, ठीक है। और इसको भी इस प्रकार से मैप बना करके हम यहाँ पर इसको दिखा देंगे, ये मैप और ये मैप दोनों को बनाकर दिखा देंगे। तो ये पता चल जाता है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही लार्ज स्केल के इंडस्ट्री क्यों स्थापित है, ठीक है। इसमें से सिर्फ आपको फैक्टर लिख के नहीं आना, जब तक आप इस प्रकार से नहीं करेंगे तब तक नंबर आने वाला है नहीं, ठीक है। तो हमने अभी चर्चा किया है सिर्फ क्वेश्चन के पहले भाग के बारे में। अब दूसरे भाग में है कि दिया है, चर्चा किया है कि मेजर की इंडस्ट्रीज,
पहले के बारे में था कि बृहद स्कूल किस बृहद कारखाने जो है किसी विशेष भौगोलिक प्रदेश में है, क्यों है बता दिया हमने, ये सारा चीज बता दिया हमने, ये और ये। अब सेकेंड पार्ट में है कि मेजर जो की इंडस्ट्रीज है उसके बारे में। तो मेजर की इंडस्ट्रीज के बारे में है, तो मेजर की इंडस्ट्रीज की हम बात कर लेते हैं। बताया था मैंने कि की इंडस्ट्रीज में कौन कौन से आते हैं। तो की इंडस्ट्रीज में कौन कौन से, जैसे कि की इंडस्ट्रीज वो होती है जिसका कि उत्पाद का उपयोग नेक्स्ट चरण में दूसरे कारखाने वाले जो है उसके कच्चे माल के तौर पर करते हैं। जैसे कि आयरन स्टील के बारे में क्या की इंडस्ट्रीज है, क्योंकि उसके उत्पाद को स्टील को दूसरे कारखाना रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। इसी प्रकार से कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, कॉपर उससे प्राप्त होता है तो उसको भी क्या है दूसरे कारखाने यूज करते हैं, ये भी की इंडस्ट्रीज है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट वो भी क्या की इंडस्ट्रीज है। तो इसमें से मेजर को तीनों के बारे में कारखानों को आयरन और कॉपर और एल्युमिनियम, उसको अब यहाँ पर कौन कौन से मेजर जो है उसको दिखा देंगे, मैप पर दर्शा देंगे, हमारा सारा काम आंसर कंप्लीट हो जाता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं।